हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पावर, एनर्जी एंड वर्क यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में हम लोग इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में केवल पार्ट 1 वर्क के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में ऊर्जा और पार्ट 3 में हम लोग पावर के बारे में समझेंगे। फिर दोस्तों, आम जनजीवन और फिजिक्स की भाषा में कार्य में बहुत डिफरेंस होती है। यदि किसी वस्तु पर यदि आप फोर्स लगाते हैं तो वस्तु फोर्स की दिशा की ओर विस्थापित हो जाता है। यदि कोई ब्लॉक है, यहाँ पर क्या एक ब्लॉक रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, एक ब्लॉक है। इसमें कोई व्यक्ति इस ब्लॉक को फोर्स लगा रहा है एक पार्टिकुलर डायरेक्शंस में, एक विशेष दिशा में एक व्यक्ति जो है इस पर फोर्स लगा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि इस दिशा की ओर व्यक्ति फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शंस में व्यक्ति जो है फोर्स लगा रहा है इस दिशा की ओर, तो वस्तु क्या होगा, बल की दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, वर्क कहेंगे, ठीक है। आपको केवल समझना है कि यदि किसी ब्लॉक में फोर्स लगाते हैं, किसी ब्लॉक में फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पर फोर्स की दिशा में यदि कोई ब्लॉक जो है विस्थापित हो जाए, उसी को हम लोग वर्क कहेंगे। या एक डिफाइन दोस्तों और हो सकता है, किसी वस्तु पर यदि फोर्स लगाएं तो उस बल का परिमाण और बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। इस ब्लॉक में जो फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक में फोर्स लग रहा है बल की दिशा की ओर लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, इसमें पॉजिटिव वर्क होंगे, इसमें पॉजिटिव वर्क होंगे। मैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क, नेचर ऑफ वर्क डन के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। वर्क का पहले फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए, मैंने अभी डिस्कस किया था कि वर्क क्या होती है। यदि किसी भी ब्लॉक पर, किसी ब्लॉक को हम लोग लगाते हैं बल, किसी भी ब्लॉक पर हम लोग बल लगाते हैं तो वस्तु क्या होगा, बताइए, वस्तु विस्थापन हो जाएगा। इसी को गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये क्या है कि बल जो है समान दिशा में जा रहा है, इसलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। यदि बल का दिशा और डिस्प्लेसमेंट का दिशा सेम ना हो, उस केस में इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, when directions of force and displacement is not same, जब बल का डायरेक्शंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ना हो। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, बल का डायरेक्शंस और डिस्प्लेसमेंट क्या था, दोनों सेम था, इसलिए W इक्वल टू F इंटू S बोलेंगे। ये क्या देगा, एक पॉजिटिव वर्क देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम दिशा में है। विस्थापन और बल दोनों सेम दिशा में है, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। उसका फॉर्मूला होगा F इंटू एस होगा, W इक्वल टू F इंटू एस होगा। लेकिन एक जिसमें डायरेक्शन समान ना हो, बल का जो दिशा होती है और विस्थापन दोनों समान ना हो, उस केस में उसका फॉर्मूला होगा दोस्तों W इक्वल टू F इंटू एस कोस थीटा। देखिए, थीटा क्या है, थीटा यानी एंगल क्या है, बल की दिशा और डिस्प्लेसमेंट की दिशा के बीच के एंगल बोलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, यहाँ क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। यदि इस ब्लॉक में इस डायरेक्शन की ओर लग रहा है फोर्स, इस डायरेक्शन की ओर फोर्स लग रहा है, लेकिन जो वस्तु है, ब्लॉक है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होगा, इस दिशा की ओर विस्थापन हो रहा है। देखिए, इस ब्लॉक में कोई व्यक्ति फोर्स लगा रहा है, लेकिन एक विशेष एंगल में, एक पार्टिकुलर एंगल में फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो इसका विस्थापन हो रहा है, इस दिशा की ओर विस्थापन हो रहा है, ठीक है। इसी के बीच के एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, इसका एंगल जो जाएगा, देखिए इसका जो एंगल होगा, इसी दोस्तों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे,
थीटा बोलेंगे, ठीक है, इस एंगल को थीटा बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए W इक्वल टू F इंटू एस कोस थीटा इसका फॉर्मूला होता है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। फोर्स का दिशा और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम दिशा में है, लेकिन दोस्तों सेम दिशा होने के कारण इसका जो एंगल होगा ना दोस्तों 0 डिग्री होगा, इसका एंगल 0 डिग्री होगा। और कोस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, कोस 0 का वैल्यू 1 होगा। देखिए कोस 0 का वैल्यू 1 होगा तो F इंटू एस कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, यानी कोस 0 का मान 1, कोस 0 डिग्री का मान 1, यानी F इंटू एस ही दोस्तों होगा। इसलिए देखिए, इसलिए दोस्तों W इक्वल टू F इंटू एस हुआ, W इक्वल टू F इंटू एस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों सेम दिशा में है, और सेम दिशा में होने के कारण इसका एंगल दोस्तों 0 हो जाएगा ना, इसका एंगल 0 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं SI यूनिट ऑफ वर्क के बारे में, हम लोग के बाद समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है F इंटू एस। वर्क का जो फॉर्मूला होता है F इंटू एस होगा, यानी बल गुने डिस्प्लेसमेंट, बल गुने विस्थापन, इसका वर्क का फॉर्मूला होता है। देखिए अब दोस्तों बताइए मुझे, वर्क फोर्स का SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन्स होंगे, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का SI यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, यानी न्यूटन मीटर वर्क का क्या होगा, SI यूनिट होगा। न्यूटन मीटर जो होंगे वर्क का SI यूनिट होगा, क्योंकि बल का फोर्स का मात्रक न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर, यानी न्यूटन मीटर वर्क का SI यूनिट हुआ। और दोस्तों और या वर्क का मात्रक जूल भी दोस्तों हो सकता है, जूल को जे से करेंगे इंडिकेट, ठीक है, जूल भी होगा दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। देखिए वर्क का मात्रक क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा वर्क का, न्यूटन मीटर या जूल होते हैं, न्यूटन मीटर या जूल होगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस का पूरा नाम दोस्तों क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। देखिए सीजीएस पद्धति में, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस पद्धति में दोस्तों यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट क्या होगा दोस्तों सीजीएस पद्धति में, सीजीएस सिस्टम में। देखिए दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मात्रक और मापन में सीजीएस पद्धति, SI यूनिट, सीजीएस पद्धति और FPS फुट पाउंड सेकेंड के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार आप जरूर देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपको समझ में अच्छा से आ जाए। देखिए फोर्स का SI यूनिट सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होगा, यानी वर्क का सीजीएस पद्धति में मात्रक होगा दोस्तों डाइन सेंटीमीटर होंगे, क्या होंगे, डाइन सेंटीमीटर इसका दोस्तों सीजीएस यूनिट होता है वर्क का। या दोस्तों देखिए या वर्क का सीजीएस पद्धति में वर्क का मात्रक दोस्तों क्या होगा, एक होते हैं अर्ग दोस्तों, अर्ग भी होता है, इसे भी याद रखिएगा, डाइन सेंटीमीटर या अर्ग दोस्तों वर्क का मात्रक होगा सीजीएस पद्धति में, सीजीएस सिस्टम में। और न्यूटन मीटर या जूल SI यूनिट में दोस्तों वर्क का मात्रक होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग दोस्तों होता है, ठीक है दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि 1 न्यूटन इक्वल टू होते हैं 10 के पावर 5
डाइन होते हैं। इसे दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। तो 1 जूल बराबर क्या होगा, 10⁻7 अर्ग होते हैं, ठीक है। इसे दोस्तों याद रखिएगा। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए 10⁻7 अर्ग दोस्तों कैसे आया, यदि आपको इसके बारे में जानना है तो सीखिए 10⁻7 अर्ग कैसे आया। देखिए दोस्तों 1 जूल बराबर दोस्तों क्या होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, न्यूटन मीटर होगी। 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, 10⁻5 डाइन होंगे। और 1 मीटर बराबर क्या होगा, 10⁻2 सेंटीमीटर, 10⁻2 सेंटीमीटर, ठीक है। और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻5 10⁻2 क्या होगा, प्लस हो जाएगा 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। और दोस्तों डाइन सेंटीमीटर को ही हम लोग कहते हैं अर्ग बोलते हैं। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग वर्क का बीमीय सूत्र एक बार देख लेते हैं। तो वर्क का बीमीय सूत्र क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है वर्क का, इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है बीमीय सूत्र से। इसे क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे बीमीय सूत्र बोलेंगे। तो दोस्तों बीमीय सूत्र डायमेंशन निकालना बहुत आसान है, ठीक है। इससे आपको याद नहीं करना है। देखिए इसे कैसे निकालिएगा, मुझे निकालना है वर्क का, निकालना है डायमेंशन। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था दोस्तों, वर्क का फॉर्मूला क्या होती है, W इक्वल टू क्या होगा, F इंटू एस होगा, ठीक है। W इक्वल टू F इंटू एस होता है। इसका SI यूनिट क्या होती है, देखिए दोस्तों मैंने बताया था कि न्यूटन मीटर भी होगा या जूल भी हो सकता है। वर्क का एक यूनिट और होता है, न्यूटन मीटर होगा ही, जूल भी दोस्तों होगा, लेकिन एक होता है दोस्तों केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे भी दोस्तों याद रखिएगा। ये दोस्तों कैसे आया, देखिए W इक्वल टू F इंटू एस होता है, बोले दोस्तों। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, M इंटू ए होगा इंटू एस। M का क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, यहाँ भी होगा मीटर होगा, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों ये हो गया SI यूनिट हो गया, यानी वर्क का SI यूनिट न्यूटन मीटर होगा ही, जूल दोस्तों होगा, लेकिन एक दोस्तों केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। अब दोस्तों बीमीय सूत्र निकालने के लिए कुछ बातों को भी याद रखिएगा। जैसे दोस्तों, जैसे में क्या, देखिए मास को हम लोग द्रव्यमान बोलेंगे। मास का क्या होता है यूनिट, मास को बोलेंगे केजी। और तो मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल से M होंगे दोस्तों, कैपिटल से M होंगे, ठीक है। देखिए और लेंथ को लंबाई बोलेंगे। लंबाई का मतलब लंबाई का SI यूनिट क्या होगा, मीटर होंगे, और इसका डायमेंशन दोस्तों कैपिटल L होगा, ठीक है। और टाइम का SI यूनिट क्या होगा, सेकेंड होंगे, और इसका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल T होंगे। इसे दोस्तों भी याद रखिएगा, इसे याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसे याद रखिएगा दोस्तों, तो आपका डायमेंशन निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब दोस्तों इसमें आइए, केजी क्या है दोस्तों, केजी मास का, केजी क्या यूनिट है मास का, और मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M होगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिखिए कैपिटल M, ठीक है। मीटर क्या है, लेंथ का SI यूनिट है, लेंथ का बीमीय सूत्र क्या होगा, L होगा। तो यहाँ पर दोस्तों L लिखिए दोस्तों, लेकिन L में क्या है, M मीटर स्क्वायर था, तो यहाँ पर L स्क्वायर लिखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर L स्क्वायर लिखना पड़ेगा। टाइम का क्या होगा, सेकेंड होंगे, और टाइम का बीमीय सूत्र कैपिटल T।
तो यहाँ पर कैपिटल T लिखिए और माइनस की क्या है, पर को -2 लिखते हैं, यानी ml2 T -2, इसका क्या होगा, बीमीय सूत्र होगा दोस्तों वर्ग का क्या है, बीमीय सूत्र है। इसे दिमाग में रखिएगा, इसे दोस्तों याद नहीं करना है, केवल समझना है। तो आप 10 सेकंड में से निकाल दीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वो कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे वर्क के बारे में, नेचर ऑफ वर्क नेगेटिव। देखिए दोस्तों, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क जीरो भी दोस्तों हो सकता है। वर्क जो है दोस्तों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और जीरो दोस्तों जीरो भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि वर्क पॉजिटिव कैसे होगा, वर्क नेगेटिव कैसे होगा, और वर्क जीरो कैसे होगा। देखिए, मैंने बताया था कि पॉजिटिव वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क कैसे होता है, और जीरो वर्क क्या होता है। जब कोई वस्तु एक ही दिशा में हो, यानी वस्तु है, कोई ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक को आप लगा रहे हैं फोर्स, इस ब्लॉक को आप लगाते हैं फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक को फोर्स लगा रहे हैं। जिस दिशा में आप लगाइएगा फोर्स, उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन हो जाए, तो इसे कहेंगे दोस्तों पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क बोलेंगे, क्योंकि इसमें थीटा का मान 0 है, इसमें कोई एंगल नहीं बन रहा है। इसमें कोई एंगल बन रहा है क्या, नहीं, इसमें कोई एंगल नहीं बन रहा है। इसमें एंगल का जो मान है 0 है, इसलिए दोस्तों W इसका तो क्या होगा, F इंटू एस हो जाएगा, क्योंकि कोस 0 क्या होगा, 1 होगा, इसलिए W इसका तो क्या होगा, F इंटू एस होगा, बल इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पर कोई ब्लॉक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ कोई ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो है इस दिशा में हो रहा है, लेकिन इसका जो बल है दोस्तों इस दिशा में लग रहा है। वस्तु का बल जो है, वस्तु में अप्लाइड फोर्स, वस्तु में बल इस विशेष कोण बना के लग रहा है। देखिए, इसमें कोई विशेष कोण बनाया है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक विशेष कोण बनाया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और बल के बीच में एक एंगल बन रहा है। अप्लाइड फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है उसी को थीटा बोलेंगे। उसी थीटा का मान 0 डिग्री का बराबर हो या 90 डिग्री से दोस्तों छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, देन दोस्तों क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा दोस्तों। इसे भी दिमाग में रखिएगा। वर्क डन पॉजिटिव कैसे होगा, आपको दिमाग में रखना है कि किसी वस्तु 90 डिग्री से कम एंगल में लगता हो, किसी वस्तु में बल 90 डिग्री से कम में झुका हो, 90 डिग्री से कम में लग रहा है फोर्स, ठीक है, 90 डिग्री से दोस्तों कम में लग रहा है फोर्स, उस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। यदि 90 डिग्री से ज़्यादा फोर्स लगता हो, उस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए, जैसे यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, कोस थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, यानी कोस 0 डिग्री हो जाए, तो इसका वैल्यू 1 होता है, पॉजिटिव 1 आएगा। कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, बोलिए, √3/2 होगा। कोस 45 क्या होगा, कोस 45 1/2 होगा, और कोस 7 डिग्री क्या होगा, 1/2 होगा। दोस्तों सब क्या है, पॉजिटिव में आ रहा है, इसका जो मान जो है सब पॉजिटिव में आ रहा है। देखिए, कोस 0 का वैल्यू क्या होगा, 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/2, कोस 60 1/2, क्या दोस्तों, पॉजिटिव है। यदि इसका मान दोस्तों पॉजिटिव आ जाए, एंगल के मान वे क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होंगे। कार्य क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा, कार्य पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यदि इसी का मान उसको नेगेटिव आता ना, तो इसे कहते हैं नेगेटिव वर्क होते हैं। देखिए, यहाँ देखते हैं,
इसी का मान दोस्तों नेगेटिव आता तो लोग नेगेटिव वर्क करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए यदि कोई ब्लॉक यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ क्या एक ब्लॉक है, ठीक है, यदि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो है इस दिशा में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है इस दिशा में हो रहा है, लेकिन जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, यानी इस दोनों के बीच में दोस्तों एंगल बनेगा, इसके बीच में एंगल होगा दोस्तों, इसके बीच में एक एंगल होगा, थीटा एंगल होगा, ठीक है। देखिए ये जो फोर्स लग रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स का जो एंगल है वो 90 डिग्री से दोस्तों ज़्यादा है, लेकिन 180 डिग्री से कम होगा ना, उसके कहेंगे नेगेटिव वर्क बोलेंगे। देखिए जैसे दोस्तों थीटा बराबर 90 डिग्री से ज़्यादा लग रहा है फोर्स और 180 डिग्री के कम या बराबर लग रहा है फोर्स दोस्तों, इसी को क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क बोलेंगे, इसी को नेगेटिव वर्क बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए देखिए दोस्तों कौन सा एंगल में दोस्तों नेगेटिव वर्क होगा ये भी देख लीजिए। यदि कोस के मान 120 डिग्री हो दोस्तों, कोस 120 का मान क्या होगा, देखिए तो कोस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 यानी -1/2, कोस 135 दोस्तों क्या होगा, देखिए कोस 90 प्लस 45 यानी साइन माइनस साइन 45 यानी -1/√2, कोस 150 दोस्तों, कोस 150 क्या होगा, कोस 90 प्लस 60 तो माइनस साइन 60 यानी माइनस हो जाएगा -√3/2। फिर देखिए कोस 180 तो कोस 180 का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, सब में माइनस चिन्ह दोस्तों आ रहा है, यानी इसका जो कैर होगा नेगेटिव होगा दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि मैक्सिमम कार्य और न्यूनतम कार्य, कार्य का अधिकतम मान और कार्य का न्यूनतम मान क्या होती है। देखिए यदि कार्य का अधिकतम मान 0 डिग्री पर होता है, यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो कार्य क्या होगा, अधिकतम मान देगा, यानी कोस 0 बराबर होता है 1, W = F × S कोस थीटा, यानी F × S कोस 0 डिग्री, यानी F × S पॉजिटिव F × S यानी F × S दोस्तों क्या देगा, ये अधिकतम मान देगा, ठीक है, क्योंकि जब कोस थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, यानी कोस 0 डिग्री = 1 हो जाए तो ये क्या देगा, अधिकतम मान देगा। याद रखिएगा अधिकतम मान, कार्य का अधिकतम मान किसमें मिलेगा, कार्य का अधिकतम मान 0 डिग्री पर होगा, ठीक है। चलो दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं कार्य का न्यूनतम मान, ठीक है, कार्य का न्यूनतम मान किसमें होगा, यदि देखिए यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, थीटा का मान 180 डिग्री हो जाए, देखिए दोस्तों थीटा का मान 180 डिग्री हो जाए तो कोस 180 बराबर क्या होगा, -1, तो यही दोस्तों न्यूनतम मान देगा। देखिए कोस 0 का वैल्यू 1 होता है तो अधिकतम मान दिया, और कोस 180 का मान -1 होगा, यानी न्यूनतम मान देगा। याद रखिएगा W = F × S कोस 180 का -F × S होगा, यानी वर्क = -F × S, यही दोस्तों क्या देगा, न्यूनतम मान देगा, कार्य का न्यूनतम मान, कार्य का न्यूनतम मान क्या देगा, 180 डिग्री दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्जाम से में पूछ सकता है, एग्जाम से दोस्तों पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है दोस्तों। देखिए
दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंस है, इसे दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों एग्जाम्स के लिए। देखिए यदि कोई वस्तु में फोर्स और विस्थापन एक ही दिशा में हो, उसमें दोस्तों एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है। और किसी वस्तु पर विस्थापन और फोर्स विपरीत दिशा में हो, उसका दोस्तों एंगल होता है 180 डिग्री। जब वस्तु में लंबवत लग रहा है फोर्स, वस्तु में विस्थापन के लंबवत लग रहा है फोर्स, तो दोस्तों उसमें वर्क 0 होता है। देख लीजिए, देखिए यदि थीटा का मान, देखिए इस वस्तु है, इस वस्तु में फोर्स इसी दिशा में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में है, इसी को दोस्तों बोलते हैं एंगल 0, इसमें एंगल 0 बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यदि थीटा का मान 180 डिग्री है, इसका दोस्तों अर्थ क्या है दोस्तों, इसमें क्या देगा, पॉजिटिव वर्क देगा, ठीक है। और सेकेंड थीटा का मान 180 डिग्री रहेगा, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, कोई ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है, इसमें लग रहा है फोर्स, इस दिशा में लग रहा है फोर्स दोस्तों, इस दिशा में लग रहा है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा दोस्तों अपोजिट होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी दोस्तों इसके बीच का जो एंगल है, देखिए यहाँ पर विस्थापन इधर है और फोर्स इधर है, यानी इसके बीच का जो एंगल दोस्तों क्या है, 180 डिग्री है, इसके बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री है यार, इसलिए इसमें दोस्तों नेगेटिव वर्क होता है, ठीक है। 180 डिग्री का मतलब दोस्तों याद रखिएगा, इसका बीच का जो विपरीत दिशा में हो, मतलब विस्थापन और बल जो है विपरीत दिशा में रहेगा, उसको दोस्तों एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। देख लीजिए फिगर में, ठीक है, इसको दोस्तों ऐसे मान लीजिए क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। और दोस्तों वस्तु में जब थीटा का मान 90 डिग्री का क्या अर्थ है, वस्तु का जो विस्थापन इस दिशा में हो और बल जो है इस दिशा में लग रहा है, तो इसका बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, यानी क्या होगा, वर्क 0 हो जाएगा, वर्क दोस्तों 0 हो जाएगा, ठीक है। या वस्तु का विस्थापन दोस्तों इस दिशा में है और फोर्स लग रहा है दोस्तों इस दिशा में लग रहा है, उस केस में क्या होगा, बल 90 डिग्री बनेगा और वर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों दोस्तों, कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। वर्क का मान शून्य 3 तरह से दोस्तों हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों कार्य जो है 3 प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, कार्य जो है शून्य 3 प्रकार से होगी। तो पहला केस क्या होगा, आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स, और उसका विस्थापन लंबवत हो। आरोपित बल और विस्थापन के लंबवत हो, लंबवत हो तो इसमें वर्क का मान दोस्तों 0 होता है। इसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पर गुरुत्वीय बल लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या लग रहा है, एक गुरुत्वीय बल लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर गुरुत्वीय बल लग रहा है, और लेकिन वस्तु का डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है, वस्तु का डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य क्या होगा, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य क्या होगा, वर्क क्या होगा, 0 होंगे। क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है और विस्थापन लग रहा है, तो गुरुत्वीय बल और विस्थापन क्या है, परपेंडिकुलर है। गुरुत्वीय बल और विस्थापन क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री है, तो कोस 90 का मान कितना होगा, बोलिए 0 होगा, यानी W क्या होगा, F इंटू एस कोस 90, यानी F इंटू एस गुने 0 बराबर 0, वर्क 0 हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, देखिए जैसे दोस्तों समझिए, है ना, देखे होंगे कूली अपना माथा में सामान को रख के चलता है, ठीक है, तो उस केस में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि वस्तु तो कूली जो माथा में वस्तु को लेकर वे एक पार्टिकुलर दिशा में चल रहा है, लेकिन गुरुत्वीय बल जो है पृथ्वी एक बल लगाता है, उसे गुरुत्वीय बल बोलते हैं, तो वो तो नीचे की ओर बल लग रहा है, तो देखिए नीचे की ओर बल लग रहा है, लेकिन कूली जो वस्तु को एक पार्टिकुलर दिशा में ले जा रहा है, लेकिन इसका विस्थापन और गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है,
उस केस में दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, उसके बीच में एंगल दोस्तों 90 डिग्री का बनेगा। इस कारण कोस 90 हो जाएगा 0, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये पहला केस हो गया। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए कोई वृत्ताकार मार्ग है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, वृत्ताकार मार्ग है। एग्जाम्पल दोस्तों ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया था कि कुली जो है माथा में बेग को लेकर यदि वे पार्टिकुलर दिशा में दोस्तों चल रहा है, यानी अपने डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध क्या क्या 0 होगा। क्योंकि दोस्तों गुरुत्वीय बल जो होते हैं नीचे क्यों लगता है, देखिए ये कुली है, समान है, वस्तु है, हाँ, इसका नीचे की ओर एक गुरुत्वीय बल लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ई दिशा में हो रहा है, तो दोनों के बीच में नंबर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो कोस 90 0, तो वर्क डन 0, वर्क डन 0 क्या 0 हुआ। लेकिन एक सर्कुलर पाथ है, ठीक दोस्तों, सर्कुलर पाथ में एक अभिकेंद्रीय बल ई दिशा की ओर लगता है। अभिकेंद्रीय बल दोस्तों केंद्र में लगता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है अभिकेंद्रीय बल के परपेंडिकुलर होता है। इसी कारण वृत्ताकार मार्ग में किया गया वर्क दोस्तों 0 होता है, ठीक है। इसे दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंस है। ये नंबर 1 हो गया, 3 नंबर 1 हो गया दोस्तों, 3 स्थिति में वो दोस्तों 0 होता है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में दोस्तों वर्क डन दोस्तों 0 कैसे होगा। देखिए यदि विस्थापन के मान 0 हो जाए, देखिए यदि दोस्तों विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मान यदि 0 हो जाए, ठीक है, विस्थापन का मान 0 हो जाए। जैसे दोस्तों हम दीवार में, कोई व्यक्ति दीवार को लगाता है फोर्स, लेकिन दीवार जो है हिल नहीं रहा है, दीवार को हिला नहीं पा रहा है, दीवार को विस्थापन नहीं कर पा रहा है, दीवार को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहा है। वो व्यक्ति तो लगाता है फोर्स, व्यक्ति जो है दीवार में फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन दीवार डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हो गया। यदि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वर्क डन दोस्तों 0 हो जाएगा ना। देखिए यदि व्यक्ति जो वर्क तो क्या होगा F/S, फोर्स तो दोस्तों वो व्यक्ति लगा रहा है 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 100 न्यूटन दीवार को लगा रहा है फोर्स, लेकिन दीवार तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वर्क डन दोस्तों 0 हो जाएगा। नंबर 2 में लंबवत हो, वर्क डन डिस्प्लेसमेंट का लंबवत हो तो वर्क 0 होगा। यदि विस्थापन 0 हो जाए तो वर्क डन 0 होगा। नंबर 3 में दोस्तों देखिए, नंबर 3 में दोस्तों क्या होगा, यदि दोस्तों फोर्स का मान 0 हो जाए, फोर्स का मान 0, नंबर 3 में क्या होगा, नंबर 3 में फोर्स का मान 0 हो जाए, ठीक है, फोर्स का मान 0 हो जाए, लेकिन दोस्तों डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कोई वस्तु दोस्तों गति कर रहा है लेकिन उसमें बल नहीं लग रहा है। जैसे अंतरिक्ष में वस्तु की गति, अंतरिक्ष में क्या है, वस्तु तो गति कर रहा है, बस फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना। लेकिन फोर्स यदि 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो अथवा ना हो, लेकिन फोर्स 0 हो जाएगा, तो दोस्तों वर्क डन तो 0 होगा ना। तो W स्क्वायर तो क्या होगा, F/S होता है, फोर्स 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। दोस्तों वर्क डन 0 होने के लिए 3 बात को याद रखिएगा। एक तो होता है वस्तु परपेंडिकुलर, फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर हो, नंबर 1। नंबर 2 विस्थापन 0 हो जाए। नंबर 3 फोर्स दोस्तों 0 हो जाए। इस 3 केस में विस्थापन, इस 3 केस में किसी वस्तु का वर्क डन दोस्तों 0 होगा। दोस्तों आप लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे ताकि आपको और अच्छा से दोस्तों समझ में आ जाए। इससे पहले दोस्तों यदि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों नहीं किए दोस्तों, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं हम लोग समझेंगे क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं ताकि आपको और अच्छा से दोस्तों समझ में आ जाए। देखिए किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी से बंधी बाल्टी को रस्सी द्वारा बाहर निकालने में क्या कर, दोस्तों आप लोग अपने घरों में देखते होंगे कि कुआं से यदि पानी निकालना है तो बाल्टी के माध्यम से आप पानी को निकालते हैं, माध्यम से आप बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, तो उसमें कार्य नेगेटिव है या पॉजिटिव है, समझिए।
यहाँ पर दोस्तों कुआं है, क्या एक कुआं है और ये क्या बाल्टी है, इसको दोस्तों आप खींच रहे हैं। ठीक है, इस व्यक्ति जो है, इस जो व्यक्ति है दोस्तों, इस बाल्टी को अपने ऊपर की ओर खींच रहा है। ठीक है, देखिए बल दोस्तों इस दिशा में लग रहा है, बल जो है आप जो है इस दिशा में बल लगा रहे हैं, बाल्टी को ऊपर खींच रहे हैं, तो बाल्टी दोस्तों इस दिशा में बल लगा रहे हैं, बल दोस्तों ऊपर की दिशा की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी दोस्तों ऊपर दिशा में हो रहा है। बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट भी बाल्टी का विस्थापन भी ऊपर दिशा में हो रहा है। और दोस्तों मैंने बताया था कि जब बल और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक समान दिशा में हो, यानी इसके बीच का जो एंगल होगा 0 हो जाएगा। इस केस में इसमें क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होंगे, इसमें पॉजिटिव वर्क होंगे। ठीक है, जब रस्सा को हम लोग खींचते हैं तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी से बंधी बाल्टी को रस्सी द्वारा बाहर निकालने में क्या है, कैड पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब बाल्टी को ऊपर की ओर खींचेंगे यानी फोर्स ऊपर दिशा में लग रहा है, बाल्टी के ऊपर दिशा में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट में दोस्तों ऊपर दिशा में हो रहा है क्योंकि बाल्टी को ऊपर खींच रहे हैं, इस कारण से पॉजिटिव वर्क होगा क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों इस समान दिशा में है। ठीक है, अब दोस्तों जिसमें लिखो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देखिए, उपयुक्त स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों बाल्टी यहाँ पर है तो इसके गुरुत्वीय बल तो नीचे क्यों लगेगा, गुरुत्वीय बल जो है नीचे क्यों लगेगा दोस्तों, बाल्टी में गुरुत्वीय बल दोस्तों नीचे क्यों लग रहा है, लेकिन बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर दिशा में हो रहा है। बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर दिशा में हो रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए बाल्टी में गुरुत्वीय बल तो नीचे क्यों दोस्तों लग रहा है। ठीक है, गुरुत्वीय बल जो है, गुरुत्वीय बल नीचे क्यों लग रहा है, लेकिन बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, तो अपोजिट दिशा में हो रहा है। बल गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की ओर, यानी बल और डिस्प्लेसमेंट विपरीत दिशा में हो रहा है। तो विपरीत दिशा में दोस्तों हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर और गुरुत्वीय बल नीचे की ओर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, यानी विपरीत दिशा में हो रहा है मान लीजिए। तो जब विपरीत दिशा में हो डिस्प्लेसमेंट और बल, तो उस केस में वर्क के मान दोस्तों नेगेटिव होता है। वर्क के मान क्या होगा, नेगेटिव। वर्क क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव वर्क होगा। किसमें होगा, गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। ठीक है, जब व्यक्ति बाल्टी को ऊपर खींच रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा और गुरुत्वीय बल के विरुद्ध क्या नेगेटिव होगा। ठीक है, किसी तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु पर घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, जैसे कोई तल है, कोई वस्तु है, कोई पिन है। ठीक है, देखिए इस वस्तु में का डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है इस दिशा में हो रहा है, यानी इसका फोर्स इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है फोर्स, तभी दोस्तों इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, और घर्षण बल किसे कहते हैं कि किसी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। तो वस्तु का गति इस दिशा में हो रहा है तो घर्षण बल इस दिशा में लगेगा, घर्षण बल को स्मॉल एफ बोलते हैं। ठीक है, अब बताइए घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए घर्षण बल जो है इस दिशा में लग रहा है और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो रहा है। यदि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य यदि आपको निकालने कहा जाए तो क्या होगा कि घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है और वस्तु डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है, यानी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है, घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, यानी कोस 180 -1, यानी दोस्तों वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, F × S cos 180 डिग्री, यानी -F × S, यानी इसका जो वर्क डन होगा दोस्तों कार्य होगा नेगेटिव होगा। दोस्तों याद रखिएगा घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट दिशा में लगता है घर्षण बल। ठीक है, तो घर्षण बल और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है, इसलिए इसका कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। कार्य का क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव। इसका कार्य जो होंगे वर्क डन नेगेटिव होंगे। ठीक है, लेकिन यदि कहा जाए कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या है, F
इस दिशा में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में हो रहा है, तब इक्वल दिशा में रहेगा। देखिए यहाँ पर दोनों इक्वल दिशा में रहेगा, फोर्स का दिशा और डिस्प्लेसमेंट की दिशा, फोर्स की दिशा और विस्थापन दिशा, बल की दिशा और विस्थापन दिशा इक्वल रहेगा दोस्तों, तो एंगल 0 बनेगा, यानी कोण 0 बराबर 1 होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव कार्य होगा। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव कार्य होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं संरक्षी और असंरक्षी बल के बारे में भी पढ़ाया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, संरक्षी बल में संरक्षी बल क्या होती है, जो मार्ग पर निर्भर नहीं करता, और असंरक्षी बल क्या होती है, जो मार्ग पर निर्भर करता है। क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र में दोस्तों संरक्षी बल क्या होती है कि जो मार्ग पर निर्भर नहीं करता, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर ही निर्भर करता है, या मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कोई वस्तु यहाँ से ऐसे जा रहा है, पॉइंट ए से वस्तु इस दिशा में भी जा सकता है, या ऐसे जाए या इधर से जाए। दोस्तों तीनों का वर्क क्या होगा दोस्तों, समान होगा। तीनों का वर्क क्या होगा, समान होगा। संरक्षित क्षेत्र में किया गया वर्क दोस्तों क्या होता है, समान होती है, क्योंकि ये मार्ग पर निर्भर नहीं करता। मार्ग पर निर्भर नहीं करता, मार्ग कैसा भी हो, उसको पहला पॉइंट और अंतिम पॉइंट तक जाना है, तो या ऐसे जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, वर्क मार्ग 1, मार्ग 2 और मार्ग 3 में क्या होगा, मार्ग 1 और मार्ग 2 और मार्ग 3 में वर्क दोस्तों क्या होगा, वर्क समान होगा। ठीक है, वर्क दोस्तों समान होगा। कंजर्वेटिव एरिया, यानी कंजर्वेटिव फोर्स दोस्तों क्या होता है, जो मार्ग पर निर्भर नहीं करता। किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर ना हो। ठीक है, इसमें दोस्तों गतिज ऊर्जा जो होता है हमेशा समान होते हैं। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होते हैं। पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य दोस्तों 0 होता है। संरक्षी क्षेत्र में पूर्ण चक्कर मतलब यहाँ से चालू करके इसी पॉइंट में आया तो उसका वर्क दोस्तों 0 होगा। पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य दोस्तों 0 होता है, 0 होगा, यानी वह बराबर 0 होंगे। ठीक है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। असंरक्षी बल यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दोस्तों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी असंरक्षी बल क्या होगी, जो मार्ग पर निर्भर करता हो, किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर करता हो। ठीक है, इसके द्वारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। नंबर 3 में एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य 0 नहीं होता। किया गया कार्य 0 नहीं होता। ठीक है, देखिए दोस्तों, असंरक्षी का एग्जाम्पल होता है घर्षण बल, श्यान बल और वायु प्रतिरोध बल। लेकिन संरक्षी बल का एग्जाम्पल, संरक्षी का दोस्तों एग्जाम्पल होता है गुरुत्वीय बल, विद्युत बल दोस्तों इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है दोस्तों, असंरक्षी बल में क्या होता है, मार्ग पर निर्भर करता है, इसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी होगा, और एक पूर्ण चक्कर में क्या कार्य 0 नहीं होता, यानी W=0। जैसे एक चक्कर लगाया, ठीक दोस्तों, चक्कर लगा किसी जगह में आ गया तो उसका वर्क तो 0 नहीं होगा, वर्क 0 नहीं होगा। लेकिन असंरक्षी बल में दोस्तों एक पूर्ण चक्कर लगाने में वर्क 0 हो जाता है। ठीक है,
लेकिन आसनक्षी में एक पूर्ण चक्कर लगाने में वक्र 0 नहीं होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।